बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, हस्बे मामूल हमने पाकिस्तान के चोटी के कुछ रहनुमाओं में से एक रहनुमा का इंतख़ाब किया। आज उनके घर बैठे हैं हम। जनाब सलीम ज़िया साहब, साबिक़ वज़ीर क़ानून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सेक्रेटरी, कंटोनमेंट बोर्ड के कई साल तक वाइस चेयरमैन और बहुत सारे खुसूसियात, निडर, बेबाक और जरी सियासतदान। सलीम ज़िया साहब खुशामदीद। बल्कि हम आपके घर में आपने हमें खुशामदीद कहा। हमें खुशी ये हुई है कि आपके साथ बैठकर हम बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। एक तासुर पूरे मुल्क में ये मिल रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। एक ख़बर आ रही है मुलतवी कराने की साजिश, ताहिरुल क़ादरी साहब आ गए, मुलतवी कराए जा रहे हैं, और एक तरफ से कहा जा रहा है हम मुलतवी नहीं होने देंगे। तो आप नज़र रखी हुई है आपने सारी पाकिस्तान पे भी, आपको मरकज़ से भी आपके राब्ते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुलतवी हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मुज़फ़्फ़र भाई आपका और आपके चैनल राह का बहुत मशकूर हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाए ताकि हम बड़े अहम मामलात पर कुछ गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर पर अभाम नज़र आता है और ये बनाया जा रहा है, और उसमें यकीनी तौर पर यह भी तासुर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन सामने आ रहा है कि कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, और वो गाय बगाए कोई ना कोई नई से नई चीज़ कर रहे होते हैं। अभी आपने इशारतन आपने कह दिया, मेरे जहन में पहले ही था कि यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर को भी लाया गया। ताहिरुल क़ादरी साहब आलिम दीन है, उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। अब जब सारी चीज़ें यहाँ पक आ गई और इलेक्शन का ऐलान हो गया, इलेक्शन का डेट तय हो गई, तरीक़ाकार तय हो गया, इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, उसके मेंबर्स बना दिए गए, तो आपने देखा कि अचानक उनको लाया गया और फिर अरबों खरबों रुपया लगाया गया उनको प्रमोट करने के लिए। उनके जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, ये वो सारे सिलसिले। आखिर वो, क्योंकि जो चीज़ एक मसनूई होती है, आर्टिफिशियल होती है, वो नहीं चलती है, और आपने देखा कि वो मामला चंद दिन चला और फिर उसके बाद वो अपनी बिल्कुल एक झाग की तरह बैठ गया। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है और हम समझते हैं कि कोशिश है कुछ अनासर की कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो। आप क्या देखते हैं? हम समझते हैं कि ये इलेक्शंस होने चाहिए, लाजमी तौर पर होने चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में जो ख़राबियाँ हैं इस वक्त, मेरे ख़्याल अपने अरूज पर है अपनी ख़राबियाँ जो हैं, ख़्वाह वो मैसिव करप्शन के हवाले से हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से हों, इकॉनमी के हवाले से हों। इस वक्त जो एक मजमूई हालात हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल कभी पाकिस्तान के इतने बदतर हालात यानी हर शख्स की दुहाई की हर मकतब फ़िक्र के लोग। एक यहाँ से क्वेश्चन शायद दूसरी तरफ चला जाएगा, मैं तो एक सीक्वेंस से चाह रहा था बात करूँ। इलेक्शन तो वैसे 5 साल पहले भी हुए, उससे पहले भी हुए, उससे पहले भी हुए, लेकिन हालात तो ख़राब ही होते चले जा रहे हैं। अब ये इलेक्शन से बेहतरी नहीं हो रही। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें जमहूरियत से ज़्यादा जो पार्टी पावर में आती हैं उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से लोगों में मायूसी होती है। और ठीक है, एक परसेप्शन ये भी लोगों के आ जाता है कि यार जमहूरियत क्या चीज़ है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूँ जमहूरियत से ज़्यादा, देखिए आप मिसाल के तौर पर ये ले लें, 2008 के इलेक्शन से ले लें, इसमें ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। 2008 का इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन में आपने देखा कि जो रिज़ल्ट आया उसे मजमूई तौर पर तस्लीम कर लिया गया। जी, नकाइश थे, बहुत जगह गलतियाँ भी हुई, धांधली भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और दीगर पार्टीज़ ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि इन द लार्जर इंटरेस्ट एज अ होल हम इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। और हमने बिल्कुल खुली ऑफ़र दी जरदारी साहब को कि आप अपना काम करें, अपनी हुकूमत बनाएं, और हम बिल्कुल आपका साथ ताउन करेंगे भरपूर तौर पर। उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं जनाब, आप भी हमारे साथ आएँ और लाजमी तौर पर आएँ और हम मिलकर काम करेंगे। हमने 1 पॉइंट एजेंडे पर इनके साथ गए, 1 पॉइंट एजेंडे पर। क्या था वो? और वो ये था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर अदलिया को बहाल कर देंगे, चीफ जस्टिस साहब, चीफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल कर देंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। ये मामला बिल्कुल तहरीरी तौर पर हुआ, कोई ऐसी ज़बानी जमा खर्च भी नहीं हुई। और वो हो गया? वो एक तो महीने में तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वो 1 महीने में तो क्या होना था, वो तो फिर उन्होंने मौसूफ ने ये फरमा दिया सदर साहब ने कि भाई वो कोई पुरानी
नहीं है, कोई हदीस नहीं है, वो तो बस हमने कह दिया था, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने नहीं करके दिया, साल लग गया उसमें, पूरा साल उसमें जद्दोजहद होती रही। बहरहाल हमने फिर 1 महीने के बाद उनसे, 1.5 महीने से बाद हमने अपना मामला उनसे अलग कर लिया। हम अपनी 15 वजारतें छोड़कर बाहर आ गए। हमने कहा साहब आपके साथ काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बुनियादी चीज़ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जिसको एक्सेप्ट किया था, वो भी जब उनके घर गई थी, जब वो पाबंद सलासल थे घर पे, तो उस वक़्त मोहतरमा ने भी ये कहा था कि जैसी हुकूमत हमारी बनेगी, जैसी जो इलेक्शंस ख़त्म होंगे, तो मैं आके यहाँ खुद आके पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी और ये हमारे चीफ जस्टिस होंगे। तो उस हमने ये महसूस किया, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, कि अगर ये इतनी बड़ी बात पर अपने नहीं कायम रह सकते तो बाद में इनसे क्या तवक्को है। तो 15 वजारतें छोड़कर बाहर आ गए। और फिर हमने इनको कहा कि हम आपके साथ ताउन करेंगे ताकि मामला जो है वो चलता रहे किसी तरह। लेकिन इनके पास बहुत बेहतरीन चांस था कि काम कर जाते, लेकिन बस उन्होंने हाथ से जाने दिया, ये अपने दूसरे कामों में लग गए। दूसरे अल्फाज में लोग कहते हैं काम कर तो नहीं गए, काम दिखा गए, काम उतार दिया। मैं ये उतार। लेकिन एक चीज़ ये कि मैं अभी इलेक्शन की बात हो रही थी, जी। एक तो इलेक्शन आप कहते हैं कि होने चाहिए और होंगे भी, लेकिन एक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैक्टर आ गया है कि मेरा ख्याल है, आप भी इसके हवाले से हम चाहेंगे कि ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए अब कोई फोर्स इस इलेक्शन को अननेसेसरीली डिले कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट गाइड करेगी इसको? देखिए, बिल्कुल हो तो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, क्योंकि आज़ाद अदलिया है, उसने बड़े बहादुरी से, दिलेरी से बहुत फ़ैसले किए हैं। अब ये तो सियासतदानों की और इस हुकूमत की नाकामी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न अदलिया पर डाल दिया है, क्योंकि खुद फैसले करते नहीं हैं। फैसले करते हैं तो उनमें मेलाफाइडी होती है, गलत फैसले होते हैं, लोड सुप्रीम कोर्ट, सारा कोर्ट फिर लोड सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर इन्होंने कोई साजिश की भी, ये करते रहते हैं, अभी भी चल रहा है मामला। ये चाह रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान में हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं, सिंध में यहाँ पर टारगेट किलिंग अपने अरूज पर है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी है। ये चाहते हैं कि ये चीज़ और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए ताकि फिर बाद में इलेक्शंस को किसी न किसी तरह पोस्टपोन किया जाए। हालात तो ये बता रहे हैं कि उन सब चीज़ों के बावजूद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होने में अब आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी एक पहले की बनिस्बत बहुत आज़ाद, बहुत खुद मुख्तार, बड़ा बाख्तियार, कुछ ना कुछ फ़ैसले उधर से हो रहे हैं। लेकिन जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो उन पर अभी आप मुतमईन हैं कि इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन हो तो कुछ अच्छे नतीजे निकलें? मुज़फ़्फ़र भाई, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का, मैं उनका ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा हूँ। बहुत उनकी जो अपराइटनेस है, उनकी जो कानून की काबिलियत है, उससे मैं समझता हूँ वो बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरी राय की तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि कंसेंसस से जी पूरी पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन को लाया गया है जो कंसेंसस से उनको चुना गया, तमाम पार्टी से। उनके लिए बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम है। लेकिन मसला ये है कि वो कराची से हैं। अच्छा, अब कराची में होते हुए उन्होंने कोशिश बहुत की है। हमारी उनके साथ लातादाद मीटिंग्स हुई हैं, यानी आप 10 कह लें, 15 कह लें, हमारी मीटिंग्स यहाँ पर भी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं उनके साथ मीटिंग्स। और मीटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। मीटिंग्स में हमें बहुत यकीन दहानी कराते हैं और उनकी नीयत भी होती है। फिर इन्होंने हमें खुद भी तमाम पार्टीज़ को, 22 पार्टीज़ को इस्लामाबाद में भी बुलाया था 20 दिसंबर को जी। वहाँ पर हमारी पूरी बात सुनी गई दोबारा, और उसमें कहा गया कि जनाब ठीक है, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है कि कराची की जो लिस्टें हैं वो नाकिस हैं, वो घर पे बैठकर बनाई गई हैं, इसलिए उसकी रीवेरिफिकेशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का अमला साथ जाएगा, और उसके साथ एक फ़ौजी जवान और एक FC का जवान साथ होगा। ये बात ब्लैक एंड वाइट में आई हुई है, ये ऑर्डर्स हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के। मगर ऐसा होता नज़र तो नहीं आया। हम आ गए खुश वापस आ गए कि जनाब अब तो बड़ा हमने तीर मार लिया है, ये इसी तरह होगा। 5 दिन 10 दिन इंतज़ार किया, फिर पता चला कि जी जो काम शुरू हुआ तो वो उसी तरह सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला जा रहा है।
बहुत ज़्यादा हमने शोर किया तो उन्होंने ये किया कि अगर एक आबादी में गए हैं तो एक आबादी में 3-4 फौजी जवान खड़े कर दिए हैं, उनके साथ फ़ोटो सेशन हो गया है और बाकी जो डोर टू डोर जो है वो सिर्फ इलेक्शन का अमला जा रहा है। हम इनको फिर जाकर मिले, कराची में मिले, तमाम पार्टीज़। हमें ये हमारी अकेली की कोशिश नहीं है, ये जितना कुछ कोशिश हुई है ये इज्तिमाई है। इसमें जमात इस्लामी भी साथ थी, JUI भी साथ थी, अवाम ये सुन्नी तहरीक भी साथ थी, सारी पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर्स जिनको चाहे एक सीट का इलेक्शन लड़ना हो या 40 पे लड़ना हो, सब गए, हम मिले और इन्होंने हमारी बहुत गिला शिकवा आराम से सुनी। इन्होंने कहा जी ठीक है, ये मेड योर पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर जो है जिसमें कहा गया है कि वो फौजी जवान और FC का जवान जाएगा, मैं आपको कहता हूं कि ये 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। ये अभी 20 दिन पहले की बात है। बड़ा खुश हो गया। दूसरी बात, एक और चीज़ साथ आ गई थी जो आज खुद नोटिस लिया गया, तो उसमें हम नहीं गए थे। उसमें पहले वाले मामले तो हम खुद गए थे, जमात इस्लामी थी, हम थे और तहरीक इंसाफ, हमने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कराची के हालात की बुनियाद पर जो यहाँ पर उन्होंने सिटिंग की, उसमें उन्होंने डीलिमिटेशन को नोट किया था। उन्होंने कहा था डीलिमिटेशन कराची की बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लॉपसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट का नोट यह है कि गलत है। हाँ जी, उन्होंने कहा ये टेलर मेड है, ये MQM स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा या नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल लॉपसाइडेड है, ये गलत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कराची के जो हालात हैं जो ख़राब हैं उसकी वजह यह है कि ये यहाँ की एक बहुत बुनियादी वजह ये है कि यहाँ की हल्काबंदियाँ ठीक नहीं हैं। ये उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। हम कोई जमात उनके पास नहीं गई, ये सोमोटो एक्शन था उनका। तो हम उसमें भी बहुत राज़ी हो गए, बहुत खुश हो गए कि जनाब ये तो कराची की तकदीर बदलने लगी है। ये कहाँ से काम हो रहे हैं कि सारे काम बिल्कुल सीधे। लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बयान आ गया, ये हो गया मामला। उसके हम बाद मिले चीफ जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को, मैं मिला, साथ इरफान मरवत साहब थे, दीगर पार्टीज़ के हमारे मेहनती साहब थे जमात इस्लामी के, और दूसरे लोग हम मिले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, ये काम होगा, आपका डिलिमिटेशन भी होगा और आपकी ये जो है हल्काबंदियाँ भी ये ठीक होंगी और वोटर्स लिस्ट भी सही होगी। मगर फिर यकायक जब हम बाद में जाकर मिले तो उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब ये जो डिलिमिटेशन है ये तो कराची में हो ही नहीं सकती। ये उन्होंने जो नुक्ता दिया है कि मर्दमशुमारी के बगैर नहीं हो सकती। नहीं, तो आखिरी मर्दमशुमारी के बाद हुई है? नहीं, उसके बाद हुई सवाल है ना। हाँ, उसके बाद जो आखिरी मर्दमशुमारी है उसके बाद भी चेंज हुई है कि नहीं? ये जरा ये मेरे नहीं हुई। तो ये इसके लिए गुंजाइश थी, हो सकती है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदगन नहीं है। लेकिन अब वो हमने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है, हम तो रिकॉर्ड पर हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, उन पर MQM का, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का बहुत दबाव है। वो बेचारे शरीफ से आदमी हैं, कराची के आदमी हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर एक और बोरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, पहले कभी ऐसे वाक़यात हुए नहीं थे। तो उसके बाद वो बिल्कुल प्रेशर में आ गए हैं। हमने उनको मजबूत करने के लिए हमने बहुत सारे मुजाहरे भी किए। हमने उनको कहा कि आप मजबूत हो जाएं, आप डर और खौफ से बाहर निकलें, क्योंकि हमने उनको कहा ये कि आपके पास एक सुनहरी मौका मिल गया, आपको जिस तरह बेहतरीन मौका मिल गया है। पाकिस्तान में अदलिया एक सीधे रास्ते पर आ गई है, अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी आ जाता है तो 2 ऐसे इदारे जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने में मदद कर सकते हैं। ये कहा कि देखें, आपको अदलिया ने बहुत इज़्ज़त दी है, अवाम ने बहुत इज़्ज़त दी है, वकला ने बहुत इज़्ज़त दी है, और पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सब ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप कंसेंसस से आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। कहाँ अटका हुआ है मामला? निज़ाम में ख़राबी है या उनके नीचे लोग पावर्स नहीं मानते? उनकी नीचे जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं, वो अभी उनका प्रेशर है बहुत ज़्यादा, उसको भी फिर ठीक करने उनका जो है। इस सारी सिनेरियो में ये बड़ी हिम्मत की बात नहीं होगी कि फ़हरिस्तें मुतनाज़ा, हल्काबंदियाँ मुतनाज़ा और आप इलेक्शन में जा रहे हैं? जी, फिर भी जाएंगे। देखिए हमारे पास रास्ता क्या है, और हम मैदान खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है, हम लगे हुए हैं, अभी भी हम जद्दोजहद में हैं। हमारा देखिए मसला उनके साथ क्या है, हमारा मसला ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसकी एक ख़ास आदत होती है, मसले को उलझा देती है। जी मुज़फ़्फ़र भाई, हमारा मसला बहुत आसान सा कहते हैं हर मसले का कोई हल होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बाद पास जो है हर हल का कोई मसला होता है। जैसे आप कोई हल लेके जाएं वो कहते हैं इसका भी एक मसला है। दुरुस्त फरमाया। उसमें मसला क्या है?
ताकि जो हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको समझ में आनी चाहिए बात कि यार ये हर रोज़ ही लगे हुए हैं 4 महीने से, इतना क्यों ये चीख चिल्ला रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कराची है 2.25 करोड़ की आबादी है कम से कम। हर इलेक्शन में कोई ना कोई नया तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है धांधली का इनकी तरफ से। अब इन्होंने इस मरतबा ये किया कि इन्होंने हर शनाख्ती कार्ड पे 2 एड्रेस होते हैं, मौजूदा पता जहाँ पर आदमी रह रहा है, जहाँ पर उसने वोट डाला हुआ है, जहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, और एक होता है मुस्तकिल पता जहाँ पर वो आबादी तौर पर रहता है, किसी भी सूबे का ताल्लुक, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो। इन्होंने आसान तरीका ये ढूंढा कि ये भी आप जानते हैं कि जो अप नॉर्थ से लोग आए हुए हैं, दूसरे सूबों से लोग आए हुए हैं, उनका रुझान ज़्यादातर मुस्लिम लीग की तरफ है, जमात इस्लामी की तरफ है, JUI की तरफ है, तहरीक इंसाफ की तरफ है और दीगर पार्टीज़ की तरफ है। इन्होंने आसान तरीका ये ढूंढा कि जनाब हम ऐसा करते हैं कि जितने मुस्तकिल पते वाले लोग हैं उनका तो यहाँ से पता साफ़ करें ना, उनको तो यहाँ से निकालें किसी तरह। अच्छा, वो अगर ये तरीके से करते तो शायद कवर भी हम कर जाते उसको। इन्होंने विथ 1 स्ट्रोक ऑफ पेन 30 लाख वोटर्स जिनके मुस्तकिल पते बाहर के थे उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। तकरीबन 20-22 लाख थे और 10 लाख वो लोग जिनका कराची में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, उसको उसका वोट डाल दिया उठा के न्यू कराची में। जी ऐसे भी हैं जो यानी जिनका को मुस्तकिल पता है एक ही है, एक है, उनको दूसरी जगह ऐसी जगह डाल दिया। और फैमिली में भी वो है। ये अजीब और गरीब सी चीज़ है, जबकि ये बात इससे पहले कभी नहीं हुई। और उसमें वो कहते हैं जी हम उस इलाके से गुजरे भी नहीं हैं कभी, हमारा वोट वहाँ डाल दिया गया। अच्छा, इसमें सारी जो बेईमानी और सारी बदनीयती ये थी कि ये किसी तरह इनका वोट ज़ाया हो जाए, ये वोट कास्ट ना कर सकें। तो हमने ये जब चीज़ महसूस की तो हमें पहले तो उन्होंने दिखाया कानूनी रास्ता कि जनाब ये फॉर्म है, ये भर लें, भर के दे दें, ठीक कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो 32 लाख लोग कैसे करेंगे? एक हल्के में 100-200-400 तो हम वो करवाते हैं, हमारे पास सबके पास जितनी सियासी पार्टी करती है, लेकिन चंद हज़ार होंगे ना वो। ये तो लाखों। ये तो जब पता चला कि इन मास है, एक पूरा की पूरी इन्होंने पूरी की पूरी खेप यहाँ से निकाल दी है, तो हम इनके पास गए। हमने कहा देखें मुमकिन नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम लोगों को फॉर्म हम भरें। और फिर ये एक आदमी जिसका है वो कहाँ से छुट्टी लेगा, कोई रेडी लगाता है, कोई मुलाजमत करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, हर तरह के लोग हैं, ये कहाँ से इतना काम करेंगे, इलेक्शन कमीशनों के दफ्तर के चक्कर लगाएंगे। तो आप इसको ऐसा करें कि आसान तरीका ये देखें ना, वो कहते हैं अगर आपका नीयत है तो फिर काम आसान है। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, बहुत तेज़ी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। कार्ड ही अगर जो है 18 साल का आदमी वोट डाल सकता है, 18 साल का आदमी शनाख्ती कार्ड डाल रहा है। अब इनके पास बहुत आसान तरीका हमने इनको कहा है, ये उस बात पर आते नहीं हैं कि विथ 1 स्ट्रोक ऑफ पेन, एक फ्लिक करने से तमाम वोटर्स जिनको इन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र किया है, जिनको मौजूदा पता पर, उनको वापस ले आए, तो मैं समझता हूँ हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारी शिकायत ही यही है कि मौजूदा पता पे हमारा वोट जो है, हम एक आदमी का एक ही वोट मांग रहे हैं, 2 वोट नहीं मांग रहे हैं जी। हम कह रहे हैं कि आप एक वोट देने का इख्तियार हर आदमी को है, और वो उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ वोट डाले। वो चाहता है, वो रह यहाँ रहा है 40 साल से, पढ़ यहाँ रहा है, काम यहाँ कर रहा है, सियासत यहाँ कर रहा है, वोट यहाँ डालता है, सारा काम यहाँ कर रहा है। आपने उठा के उसको मुस्तकिल पते पर डाल दिया, और इस बुनियाद पर डाल दिया कि जी हम गए थे और ये घर पे नहीं थे, इसलिए हमने मुस्तकिल पते पर डाल दिया, जबकि ये गए ही नहीं, वेरिफिकेशन हुई नहीं है उसकी। और ये इन्होंने सिर्फ एक मेलिफाइड अंदाज में ये काम किया। इस सारे का बेनिफिशियरी कौन है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो और उनकी तरफ से कोई इस पर वो नहीं है? ना, वो तो बहुत खुश है ना जी, उनकी तो स्कीम बनाई। अच्छा, अब ये सूरत हाल मैंने आपसे कहा कि आपने कहा इसके बावजूद हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, रास्ता यही है, बेहतरी के आसार इम्कानात भी इधर से निकलते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि 15 वजारतों के साथ हम बाहर आ गए हुकूमत से, लेकिन एक तासुर ये कि 3-3.5 साल तक तो मुसलसल एक ताउन का सिलसिला जारी रहा। जब ज़रूरत पड़ी बजट पास करवाया, जब ज़रूरत पड़ी कानून साजी में मदद की। तो एक तरह से फ्रेंडली अपोजिशन का एक जो लगता है कि मुस्लिम लीग नून 3-3.5 साल तक फ्रेंडली अपोजिशन रही। क्या ये सही नहीं है? नहीं, वो इस तरह नहीं है वो, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि 11 साल के बाद जमहूरियत कायम हुई है और बनी है और चल रही है, लंगड़ी लूली है। हम ये नहीं चाह रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा हंगामे हों, स्ट्रीट
एजिटेशन हो और फिर तीसरे लोगों को मौका मिले। मतलब ये बात कही जाए कि देखो जमहूरियत में लड़ाई झगड़ा है और ये अपनी पुरानी रविश पर आ गए, क्योंकि हम पर पहले इल्ज़ाम यही था कि ये एक दूसरे को मानते नहीं हैं। जो इलेक्शन जीत कर आता है वो पहले दिन से शुरू हो जाता है कि उसको उतारो। तो हम तो इस बुनियाद पर हमने उसको बहुत सब्र से काम लेते हुए अपना काम भी किया और हमने सोचा कि भाई ये शायद मान जाएं, शायद दुरुस्त हो जाएं। लेकिन तजुर्बा ये हुआ कि ये इनकी नीयत पहले दिन से नहीं थी। इन्होंने देखें सिंध में क्या हाल किया। सिंध में भी देखें इनके पास एक खुली मेजॉरिटी थी, ज़रूरत ही नहीं थी किसी को साथ लेने की। इन्होंने ये सोचा कि तुम क्यों, हमने तो सारे काम गलत करने हैं, पैसा लूटना है, पैसा कमाना है, तो इसलिए इनके पास पूरी सिंगल मेजॉरिटी थी इनके पास, यहाँ इनको ज़रूरत ही नहीं थी। इन्होंने फिर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को साथ लिया, दूसरों को साथ लिया और फिर एक मौका ऐसा आ गया, मुज़फ़्फ़र एजाज साहब आप जानते हैं कि पूरा का पूरा हाउस जो था, पूरा का पूरा हाउस जो था वो ट्रेजरी बेंचेस पर। मगर एक मसला नहीं पैदा होता कि कराची, हैदराबाद, एक इतना बड़ा इलाका, इन जगहों से कोई वज़ीर नहीं, कोई नुमाइंदगी नहीं वो कैबिनेट में, तो एक डेप्रीविएशन का सेंस नहीं पैदा होता कि हमारा तो कोई है ही नहीं अगर नहीं लेते तो। जी जी, ये सही है कि जमहूरियत में तो हक है उनका? नहीं, वो देखें ना, वो बात एक अलग हो जाती है, वो बात अलग हो जाती है। उसमें कुछ नॉन इलेक्टेड लोग भी लिए जा सकते थे, एडवाइज़र्स बनाया जा सकता था उनको, वो बात नहीं थी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि अगर पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेडली काम करती तो वो कम से कम इनके किसी ब्लैकमेल में ना आती, इनके किसी प्रेशर टैक्टिक्स में ना आती, वो खुलकर काम करती और शायद हो सकता है इससे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे जाती। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि मुस्तकिल एमकेएम का प्रेशर रहा। अब देखें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है। वो नेशनल टेलीविज़न पर आकर, तमाम नेटवर्क्स पर आकर उसने सर पे कुरान रख कर ये बयान दिया हुआ है कि जनाब आप क्या बातें करते हैं। उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि जी आप गिरफ़्तार नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं हैं, आप यहाँ पर होम मिनिस्टर रह गए। उसने सर पे कुरान रख कर कहा कि जी हम गिरफ़्तार भी करते थे, पकड़ते भी थे, वो मान भी लेते थे और फिर हमें फ़ोन आ जाता था और फिर हम छोड़ देते हैं। ये उसने खुद कहा जी। ये जो मुफ़ाहमत की बीमारी पड़ी है ना यहाँ पर, खुद साख्ता मुफ़ाहमत की सियासत जो है उसने बेड़ा गर्क कर दिया कि उनके पकड़े जाते थे तो वो प्रेशर डाल देते थे, उनके पकड़े जाते थे तो दूसरा प्रेशर डाल देता था। वो छोड़े में अब तक आप देखें कि यहाँ 10,000 लोग मारे जा चुके हैं 5 साल में। 10,000 बड़ी तादाद है मुज़फ़्फ़र भाई, और कोई आदमी गिरफ़्तार नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई। जबकि मैं समझता हूँ कि इसमें गिरफ़्तारियाँ भी बहुत बड़े तादाद में होनी चाहिए थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन केस होता अगर। अब ये जैसे पीपल्स पार्टी की मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने लूट मार करने के लिए किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास सिंध में वो सूरत हाल नहीं। मियाँ साहब ने अभी हाल ही में बहरहाल सिंध में रीऑर्गेनाइज़ किया है, दोबारा मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून की या इत्तेहादियों की कोई हुकूमत बनती है तो मुस्तक़बिल में आप MQM को अपने साथ रखेंगे? देखेंगे, हमारा तो बहुत वाज़ेह है इस पर पॉलिसी, इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। हमने 3-4 क्लैरिफिकेशन उनसे मांगी हैं, अगर वो क्लैरिफाई करते हैं लेकिन फिर उनसे बातचीत का मौका कहीं ना कहीं निकल सकता है। पहला कि वो 12 मई का जो वाक़या है उसके बारे में साफ साफ ईमानदारी से पूरी बात बताएं कि क्या वाक़या था, किसके वहाँ पर किया गया, किसके कहने पर किया गया और उसकी वजह क्या थी। एक नंबर 2, वो ये बताएं कि क्या वो 2 कौमी नज़रिए पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते। तीसरा ये कि क्या जो हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम हुआ, क्या उसको सही मानते हैं या नहीं मानते। ये 2 चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब भारत गए 90 में तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें कही थी कि ना वो 2 कौमी नज़रिए को मानते हैं और ना ही जो है दूसरा जो बात मैंने कही तकसीम का मसला उन्होंने कहा जी गलत हो गया कि बहुत सारे मुसलमान डिवाइड हो गए और आधे उधर चले गए और उधर ये हो गया। और अब हम समझते हैं कि उनको इस बात की भी वजाहत करनी होगी कि वो सूबा सिंध में किसी किस्म का नया सूबा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि दूसरे सूबों में गुंजाइश है, बात की जा सकती है, उस पर डिबेट हो सकती है, मगर सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ पर डिबेट नहीं हो सकती, कोई उसमें बात नहीं हो सकती। यहाँ पर किसी सूबे की गुंजाइश नहीं है। सिंध शहरी और सिंध देही जी दो हैं, बहुत सारी तकसीम तो है। बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने और अच्छा किया। इसके लॉजिकल क्वेश्चन भी यही है इसके बाद कि दूसरे सूबे में आप कहते हैं हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों? उसकी वजह ये सिंध का नक्शा आप सामने रख लें, सिंध का नक्शा अपने आगे रखें और देखें कि
90% दौलत कहाँ पर है, 90% वसाइल कहाँ पर हैं, 90% मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ पर हैं। दोनों पोर्ट्स कराची में हैं, एयरपोर्ट्स कराची में हैं, सारे जितने भी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं वो कराची में हैं, सारे के सारा जितना यहाँ पर आमद रफ्त का मामला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेंटर वो कराची में है। अगर हम कराची को फ़र्ज़ करो सुबह बनाते हैं तो बाकी तो पूरा मंजोदारो है, पूरा का पूरा। आप जाके सिंध में इंटीरियर में जाकर देखें, वहाँ पर तो कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, वहाँ पर बाकी कुछ नहीं है। कोई स्कूल बाकी नहीं है, कोई अस्पताल बाकी नहीं है, कोई सड़क बाकी नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई नहीं है। वहाँ पर ये किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो आम है वहाँ पर। तो ये तो सूरत हाल बता रही है कि उस डिप्राइव्ड इलाके के लिए एक सूबा बने, वहाँ का एक गवर्नर हो, वहाँ का एक वज़ीर आला हो। और वैसे तो कई मरतबा लड़कानों को पेरिस बनाने की बात की है, नवाब शाह को पेरिस बनाने की बात की, तो वो पेरिस और नवाब वो जगह तो पेरिस नहीं बनी ना। हाँ नहीं, वो तो अब वो एक तो दूसरा इसका मतलब है वहाँ एक समझते उनके हैं अपने नुमाइंदे होने चाहिए। वो तो तब है ना कि जब कोई यहाँ पर असल में मसला ये है कि तमाम के तमाम मसाइल इधर, वो तो बेचारे बिल्कुल फिर बिल्कुल ख़त्म होकर रह यानी वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू नहीं है वहाँ पर, सारा रेवेन्यू यहाँ पर है। मल्टीनेशनल यहाँ पर हैं, एयरपोर्ट्स यहाँ पर हैं, सी पोर्ट्स यहाँ पर हैं, तमाम मामला यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारा पैसा यहाँ पर है। सारी जो इकॉनमी है वो कराची बेस्ड है। कराची हब है इस वक्त, पूरे पाकिस्तान का शहर है कराची, पाकिस्तान की बनी हुई है। तो अगर हम इसको अलग कर दें और दूसरों को अलग कर दें, वो तो सारा बेड़ा गर्क हो कराची जाएगा। को आप भी शहरक मानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं सब शहरक कहते हैं। और जो लोग इस पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं शहरक क्या है। उनको नहीं पता होता कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, शहरक को किसके हाथ में दे रहे हैं, कौन उनके ज़रिए हमारी शहरक दबा देगा, वो नहीं जानते। बस जो आप बात आपने की मैंने भी समझ ली और जो देखने वाले हैं वो भी समझ गए हैं। और हमारी दुआ ये है कि वो लोग जो इनको आगे ला रहे हैं, आगे इनको पेश करते हैं और कराची को जिनके हवाले किया हुआ है, वो उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। ये बहुत अहम बात है ना। ये कराची यानी ये सारी की सारी अवामी क़ुव्वत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं देखें आपसे उसको ठीक है, कुछ अवामी है, कुछ कराची देखें। कराची मुजफ्फर भाई, आप भी कराची की शहरी हैं, आप भी कराची आइट हैं फॉर ऑल प्रोफेसर, आपकी पैदाइश यहाँ की है, मेरी तरह मैं भी कराची आइट हूँ। कराची में आज से 24 साल पहले तक किसी को कुछ पता नहीं था लसानी सियासत, लसानी मामलात। ये लसानी सियासत जब से आई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आने के बाद से, तब से यहाँ पर आज तक अमन नहीं पैदा हो सका। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी लसानी बुराई। तकसीम तो थी लेकिन लसानी सियासत नहीं थी। लसानी सियासत नहीं, तकसीम तो थी, यानी झगड़े वगड़े भी होते थे, लसानी सियासत नहीं थी। अब ये उसकी वजह से ये सारी बुनियाद ही है। देखे ना, जबकि हम समझते हैं कि लसानियत को बीच में आना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान कोई हमें किसी जर्नल ने फतह करके नहीं दे दिया मुजफ्फर भाई, आप तो हिस्ट्री को जानते हैं। ये तो बड़ी जद्दोजहद थी इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मुसलमानों ने हिंद ने किया, जिन्होंने लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, घर छोड़े, अपने आबा व अजदाद को वहाँ छोड़कर आ गया और पाकिस्तान आया कायद आज़म के कहने पर। और उस वक़्त सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब तो इसको भी कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये था ही नहीं, ये एक अलग बात जाता। दूसरा, अब यहाँ पर पोलराइजेशन हर तरह की करा दी गई है, रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक, हर तरह की जितनी पोलराइजेशन हो सकती है वो कर दी गई है, ताकि लोग आपस में बट जाएं जी, ज़बान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, हर चीज़ पर, ताकि लोगों में तफरका पैदा हो। पावर कॉरिडोर्स को चैलेंज करने की क़ुव्वत ना रही। कराची पहले उठता था तो हुकूमत बदल जाती थी, पूरा पाकिस्तान। अब कराची ना हुकूमत के लिए उठता है, ना फ़लस्तीन के लिए उठ पाता है, ना कश्मीर के लिए उस तरह उठ पाता है जैसा पहले उठता था। तो कराची तकसीम के रास्ते पर चला गया। ये असल में सारी उसकी जो वेलफाइडी है इन सारी चीज़ों की, वो ये है कि लोगों में इतना इंतशार डाल दो, इतना तफरका डाल दो, ताकि उनकी ताकत जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो यकीनी तौर पर यहाँ पर बेहतरी आ सकती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ज़रा फोकस कराची पर हो गए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कराची मजबूरी है हमारी। देखें ना, बात ये है कि कराची में अगर सही क़यादत हो, देखें यहाँ पर सही इलेक्शंस हो जाएं, सही वोटर्स लिस्ट सामने आ जाए, सही डिलिमिटेशन आ जाए, मैं समझता हूँ कि कराची के हालात जितने बिगड़े हुए हैं ना,
वो बहुत बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो तो पिछले 22 साल से आती जा रही है, और हमें किस जगह लाकर खड़ा किया है वो आप खुद जानते हैं। मगर ये होगा कैसे जो आप कह रहे हैं आज़ाद इलेक्शन हो जाएं, मर्जी के लोग वोट डाल सकें अपनी मर्जी से और सही क़यादत सामने आ जाए? तो देखिए 22 साल में तो 5 इलेक्शन हो हम गए। तो सियासी कारकुन हैं, हम हिम्मत नहीं हार सकते, हम घर बैठ नहीं सकते, हमने जदोजहद अपनी जारी सियासी रखी है। कारकुनों की कोई स्ट्रेटजी भी तो होगी ना, सिर्फ मुस्लिम लीग तो स्टेक होल्डर नहीं है, जेयूपी इसमें है, जितनी पार्टीज जेयूआई हैं, है, मुस्लिम लीग और दूसरे जमात इस्लामी हैं और जेयूपी हैं, मुख्तलिफ पार्टियां, तहरीक इंसाफ एक नया फैक्टर है। इसमें जितनी पार्टीज़ हैं हम सब का मुश्तरका, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुश्तरका तौर पर हम एक प्लेटफॉर्म पर आएँ ताकि इनका हम मुकाबला कर सकें, ताकि इनके ख़िलाफ़ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो। ये हमारी कोशिश ये है, ये एक हमारी ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं होगी? बजाय इसके कि अगर आप, ये ठीक है कि एक कोई मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करना हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन ये एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं होगी कि उसके ख़िलाफ़ तो सब एक हो गए? नहीं, देखिए ना, अब उन्होंने कोई, अगर वो कुछ डिलीवर करते, अगर कराची को कुछ बेहतर करते तो फिर तो यकीनी तौर पर रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन क्योंकि डिलीवर भी नहीं किया कुछ और दूसरे को आने भी नहीं, अगर उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि कराची में सिर्फ सियासत वो कर सकते हैं, इलेक्शन सिर्फ वो लड़ सकते हैं, इलेक्शन सिर्फ जीत वो सकते हैं, दूसरी पार्टी सियासत नहीं कर सकती है, इलेक्शन में हिस्सा ले तो जीत नहीं सकती है, तो फिर तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना है ना। और इस वक्त जो आग लगी हुई है वो तो अपने अरूज पर है, हर रोज़ 15-20 लोग मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सज़ा देने वाला नहीं है, और ये जनाब अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वजारतें ली हुई हैं, पिछले 22 साल से पावर में हैं, मुशर्रफ के साथ ये रह गए, अभी ये पीपल्स पार्टी के साथ ये रह गए, उससे पहले हमारे साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, मुस्तकिल इनका तो इक़्तिदार में मामला चल रहा है, ये तो 22 साल से पावर से बाहर नहीं निकले, तो किसी ना किसी को जवाब देना है ना। एक दौर ऐसा भी आया जिसमें मुस्लिम लीग नून पर, मियाँ साहब पर भी खासी तनकीद होती थी कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मौजूद था और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सदर मियाँ साहब एयरपोर्ट से सीधा अजीज़ाबाद और अजीज़ाबाद से सीधा एयरपोर्ट चले जाते थे। एक शिकायत पैदा हो गई थी कि सेक्रेटरी जनरल का घर भी उससे बहुत करीब था। जी जी जी। तो क्या मुस्लिम लीग नून फिर उस किस्म की गलतियाँ दोहराने की तरफ तो नहीं जाएगी? नहीं, वो जो क्योंकि एक सवाल बड़ा वैलिड है आप, जी जी, उसका जवाब ये है कि हमारी कोशिश ये थी, नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी, जिसमें हम नाकाम हुए, मगर एक्सपेरिमेंट करना था, ज़रूरी था। हम चाहते ये थे कि ये एक मेन स्ट्रीम में आ जाएं, ये इस कुएँ से निकलें और इनकी सलाहियत ज़्यादा है, इनके में ज़्यादा डिलीवर भी कर सकते हैं, इस लसानी सियासत को, नफ़रत की सियासत को ये खैराबाद कहें और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं, और फिर आगे कराची से निकल के दूसरे सूबों में तो कहते हैं जब हम पंजाब जाते हैं यहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल ये कि उनका ख्याल ये होगा, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इस बुनियाद पे किया और एक इस नीयत से किया, लेकिन उसमें नाकाम रहे, क्योंकि उनकी वो एक ख़ास तर्ज की सियासत है, उस ख़ास तर्ज सियासत में ही अपने आप को ज़िंदा महसूस करते हैं। जहाँ पर वो महसूस करें कि मामला ठीक होने लगा है तो इनकी गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से कराची से निकल के ज़रा हम इंटरनेशनली, पाकिस्तान इस वॉर ऑन टेरर की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपकी पार्टी, आपके लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके, क्या विज़न है कि किस तरह इस पंजे से निकाला जाएगा? कैसे निकाल सकेंगे? क्या निकाल सकेंगे? देखें जी, हम तो इस वक्त वाकई एक बहुत बड़े जंजाल में फंस चुके हैं, हम एक प्रॉक्सी वॉर में फंसे हुए हैं, और इसमें सारी की सारी जो बीमारी की जड़ है वो जनरल मुशर्रफ की है, जिन्होंने सारी जिनके बारे में दीवारों पे लिखा गया है फिर आओ वापस आओ। हाँ जी, वो तो अब लिखने वाले लिखवा देते हैं, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, मगर जब और अगर वो आएंगे तब देखी जाएगी कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये बार उनकी खराबियाँ कौम आज भुगत रही है। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं ताकि, अब इसमें सारा मसला है कि हम मगरिब की ग़ुलामी किस हद तक करना चाहते हैं। एक तो होता है कि हम पल्ले होकर दोस्ती के ताल्लुकात रहें, अच्छे ताल्लुकात रहें, पहले भी रहे हैं, लेकिन अगर ग़ुलामी करनी है फिर तो इसी तरह हालात रहेंगे। और हम ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल अकड़ कर खड़े हो जाएं और अमेरिका के ख़िलाफ़ और मगरिब के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दें, लेकिन कहीं तो अपना कैरेक्टर शो करें ना। अब इर्द गिर्द के बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक हैं, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, वेनेजुएला है, छोटे ममालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया है, वो खड़े हुए हैं,
वो बात भी करते हैं, बात भी अपनी मनवाते हैं और ये उनसे दूर भी रहते हैं। जी। हमारी तरह नहीं है, हमें तो उन्होंने ले लिया जनाब, ड्रोन अटैक्स आप देख लें, वो तो जैसे कर रहे हैं जैसे अपने इलाके में काम कर रहे हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा रिविज़िट करें, उसे मजबूत बनाएं, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं जहाँ तक बना सकते हैं, और हम ये किसी ऐसे काम ना कर जाएं जिससे हमारा बिल्कुल रही से इज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो। हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, तो हम चाहेंगे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में उम्मीद दिलाई जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ सिर्फ ड्रोन अटैक्स नहीं है, यहाँ टारगेट किलिंग नहीं है, धमाके नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। तो कुछ पुरुम्मीद बातें हमारे नाज़रीन के लिए जिनसे ये लोगों को उम्मीद बने कि हाँ आगे चल के हम देखिए, मैं आपको अपना ज़ाती तौर पर अपना मुशाहदा देता हूँ। मुझे बहुत मौके मिले, बाहर अमेरिका में भी रहा, तालीम के हवाले से 7-8 साल रहा, बाहर घूमता फिरता भी रहा, कारोबार भी किया और दूसरे वैसे भी विज़िट्स करते रहे। मगर मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो पाकिस्तान है। यहाँ पर सब चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पर वसाइल भी हैं, हमारे पास लोग बड़े इंटेलिजेंट और ज़हीन और मेहनती हैं, हमारे पास हमारी तालीम का मेयार कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, आप देखें जो हमारे तालिब इल्म बाहर जाते हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, सब चीज़ें हमारी यहाँ मौजूद हैं। और अभी ताज़ा तरीन ए लेवल में एक नौजवान ने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और हमारे साथ जो दूसरे भी तालिब इल्म यहाँ से गए थे और वो सारे कोई HSN लॉरेंस कॉलेज के या बर्नहॉल के नहीं पढ़े हुए होते जो बाहर जाते हैं, वो आम स्कूलों के गए हुए होते हैं और वहाँ पर जाके लोग उनकी काबिलियत पर हैरान होते हैं कि ये इतने पसमानदा इलाके से आए हुए लोग हैं और इतनी इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैसे दी है। उसकी बुनियादी वजह है कि यहाँ के लोगों के अंदर वो ये जुस्तजू बहुत है कि हमने आगे जाना है, पढ़ना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है। तो यहाँ पर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर हम अपने मामलात को ठीक कर लें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। यानी इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा न मुड़ तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। बहुत शुक्रिया सलीम ज़िया साहब। नाज़रीन, हमारी सलीम ज़िया साहब से गुफ्तगू थी और इन्होंने पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात, कराची की अहमियत, पाकिस्तान के लिए कराची की अहमियत, दुनिया के लिए, और आखिर में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस दुनिया में मौजूद नहीं, पाकिस्तानियों जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं। इनको सही वसाइल, सही मौक़े मैसर आ जाएँ तो फिर पाकिस्तान बिलाशुबा दुनिया के तरक्की याफ्ता और दुनिया के बड़े ममालिक के सफ़ में शामिल होगा। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।